दोस्तों अभी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस का। अभी शिफ्ट 3 होना बाकी है, जो कि 4 मार्च को शेड्यूल्ड है। तो ये तो बताना और डिस्कस करना बेवकूफ़ी होगा कि हम कट ऑफ डिस्कस करें, बिकॉज उसके लिए हमें शिफ्ट 3 का वेट करना पड़ेगा। हम उससे पहले, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमें कट ऑफ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर शिफ्ट 2 वाज वेरी डिफ़िकल्ट अगर हम कंपेयर करें उसको शिफ्ट 1 से, स्पेसिफिकली जीए का। तो वहाँ पर जो एक टर्म बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है टेलीग्राम पे, वो टर्म है नॉर्मलाइजेशन का, कि अब तो नॉर्मलाइजेशन ही होगा, वही होता भी हमेशा बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, और कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उसको लेकर डिबेट चल रही है। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज वो एक फ्रिवलेस डिबेट है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। लेकिन हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्राइमरीली होता क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। और ख़ास तौर में क्योंकि बैंक एग्जाम्स में मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है और हर शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट हो सकता है, उसी बेसिस पर जो आईबीपीएस है, जो एसबीआई बॉडी है, उन्होंने एक मेथड इजाद किया है जो कि खास तौर पे बैंक एग्जाम्स में होता है। अब इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, उस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना कि मेथड कैसे वर्क करता है, ताकि आप गेज कर पाओ कि अगर डिफिकल्ट पेपर था तो वो भी आपके एडवांटेज में आ सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है ऐसा क्यों होता है। तो उसके दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। वो रीजन ये है कि डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं और हर शिफ्ट का लेवल जो है वो भी आपका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो लेवल भी जो है वो आपका डिफरेंट हो जाता है बिकॉज उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सवाल आता है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है द इक्वी परसेंटाइल मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सब्जेक्ट मैथ्स का नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्लॉट, एक स्लॉट में कितने बच्चों ने पेपर दिया, माइनस द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स इन स्लॉट, उसमें आपकी रैंक क्या आई, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्लॉट माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि टोटल में 5 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, माइनस आपकी रैंक आई 1 और टोटल बच्चे 5 थे, उससे हमने -1 किया इंटू 100। परसेंटाइल कितना आया, 100%। तो उसे हम करेंगे कि उसने टॉप किया है या उसके 100 परसेंटाइल एग्जामिनेशन में उस शिफ्ट में आपके आए हैं। ये परसेंटाइल मेथड नया नहीं है, मेथड आपका कई कॉलेजेस में और इवन जो आपका कैट एग्जाम होता है उसमें भी इसी मेथड के बेसिस पर हम सिलेक्शंस को या परसेंटाइल को डिसाइड करते हैं और कॉलेजेस को फिर अलॉट करते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला स्लॉट है जिसमें आपके 5 बच्चे थे और जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया उस बेसिस पर जिसकी रैंक 1 आई उसका 100 परसेंटाइल, सेकेंड 75, थर्ड 50, फोर्थ 25, 0। ये सब मैंने इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, सेकेंड स्लॉट में अब बच्चे थे आपके 8, तो वहां पर 8 बच्चों की रैंकिंग आएगी जिसमें फर्स्ट 100% परसेंटाइल, सेकेंड 85.71। आपने चीज नोटिस की होगी कि जो स्लॉट 1 का शिफ्ट है वो ईजियर था और जो स्लॉट 2 का शिफ्ट है वो डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी आपने यहां पर अंतर देखा होगा कि स्लॉट 1 में आपके नंबर्स ज्यादा आए हैं, स्लॉट 2 में आपके नंबर्स में डिफरेंस आया, कमी आई। लेकिन वहां पर परसेंटाइल बेसिस पे आप देख सकते हैं कि वहां का जो सेकंड है 75 परसेंटाइल पे है और यहां पर सेकंड आपका 85.7 परसेंटाइल पे है। तो दोनों में बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल परसेंटाइल का अंतर भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज भरनी है, उस बेसिस पर हमने कट ऑफ परसेंटाइल निकाला जो कि मान लेते 41 परसेंटाइल है, जो कि जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो डिसाइड करती है, वो हम आप डिसाइड नहीं करते, वो बॉडी डिसाइड करती है। उसने निकाला, उस बेसिस पर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अगर इंटरव्यू नहीं है एसबीआई क्लर्क मेंस में हो जाएगा। अगर 40 परसेंटाइल की बात करें तो ई का नहीं होगा, डी का नहीं होगा और यहां पर सी का, बी का एक हो जाएगा और यहां पर आपका इनफैक्ट एच तक का सिलेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि डिफरेंस पेपर का था, डिफिकल्टी पेपर लेवल का था, फिर भी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन उनको यहां पर फायदा आपका पहुंचा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही। इनफैक्ट अगर 29 नंबर भी किसी के आए थे सेकेंड शिफ्ट में
उसका भी हुआ है, लेकिन अगर किसी के नंबर आपके इवन 47 भी आए थे, उसका सिलेक्शन आपका प्राइमरीली जो है वो नहीं हुआ है। तो कभी कभी अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो अच्छा होता है। मैं इस मेथड को फूल प्रूफ कहने की जरूरत नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन इसके कई सारे काउंटर पॉइंट्स भी हैं, लेकिन यही मेथड है जिसका इस्तेमाल होता है। और इस पे आपका एक मतलब आपका रिजर्वेशन हो सकता है। कई लोग कह सकते हैं कि सर ये मेथड गलत है, सही, मैं उस पर नहीं जा रहा फिर से, लेकिन इसी मेथड के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं पूरा जो परसेंटाइल का सिस्टम है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये फॉर्मूला है आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड का, इसको देख लीजिएगा, उस बेसिस पर यहाँ पर होता है। तो अगर डिफिकल्ट शिफ्ट भी है तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, ऐसा यहाँ पर दिखता है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। तो इसी तरीके से ये मेथड होता है। हालांकि पर्सनली बताऊंगा तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता इन सब में, बिकॉज इस बेसिस पर उम्मीद करना कोई बेवकूफ़ी है। आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, डिफिकल्ट पेपर था, अच्छी बात है, वो बस जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। ये उनके लिए है जो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा मेरा अगर डिफिकल्टी लेवल मेरे शिफ्ट का ज़्यादा है, मेरे साथ अन्याय ऐसा क्यों हुआ। उनके लिए मेरा ये सिंपल सा एक वीडियो था। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो रिपीटर भी हैं लेकिन उनको पता नहीं है कैसे मेथड वर्क करता है। उनको ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में कि कैसे अगर डिफिकल्ट लेवल भी आपका शिफ्ट का हुआ तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, अच्छे खासे चांसेस आपके रहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। ऐसी वीडियोस अगर आपको लगातार देखना है कुछ अलग अलग बैंक एग्जाम की तैयारी को लेकर, तो उसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।